आप सभी का स्वागत है डीएस नर्सिंग क्लासेस पर। आज हम एक और नया सेशन लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आता ही है और बहुत ही हाई रीडिंग 100% स्ट्राइक रेट वाला टॉपिक होने वाला है नियोनेटल रिसक्सिटेशन। नियोनेटल रिसक्सिटेशन का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नॉर्सेट के ज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन या न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज़ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन रूम। आप इस क्वेश्चन में पूछा है कि आइडियल टेम्परेचर क्या होता है न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन रूम का। जिस भी रूम में आप न्यूबॉर्न का रिसक्सिटेशन कर रहे हो उस रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है 37 to 39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 32 to 34 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 28 to 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होने वाला है वो देखते हैं। 37 to 39 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसलिए हम इसको ये आंसर दूंगा। 32 और 34 इट इज़ ऑल्सो हाई टेम्परेचर। बात करें यहाँ जो अपना रूम टेम्परेचर होता है वो होता है 25 to 27। जो भी नियोनेटल रिसक्सिटेशन का टेम्परेचर होता है, नियोनेटल रिसक्सिटेशन रूम, इसका टेम्परेचर होना चाहिए 25 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इमिडिएटली आफ्टर बर्थ हाई रिस्क न्यूबॉर्न में हाइपोथर्मिया की कंडीशन होती है। इसीलिए हमें 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रूम का रखना चाहिए, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए क्वेश्चन 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन डी 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन केयरिंग फॉर एन इन्फेंट ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट विच पल्स मस्ट बी पाल्पेटेड टू डिटरमाइन कार्डियक फंक्शन। जब भी आप किसी इन्फेंट को कार्डियक अरेस्ट के लिए उसे देख रहे हो तो आपको कौन सी पल्स पाल्पेट करनी होती है कार्डियक फंक्शन को चेक करने के लिए। तो ऑप्शन ए है कैरोटिड, ऑप्शन बी है ब्रेकियल, ऑप्शन सी है पेडल, ऑप्शन डी है रेडियल। तो बात करें हम जब भी हम कार्डियक अरेस्ट में एडल्ट की पल्स चेक करते हैं, अगर आपसे एडल्ट का पूछा जाए तो आपको एडल्ट का आंसर देना है कैरोटिड पल्स। और अगर आपको इन्फेंट का पूछा जाए तो इन्फेंट में हम करते हैं ब्रेकियल पल्स चेक, या फिर इसके अलावा फीमोरल भी करते हैं। चाइल्ड में और इन्फेंट्स में हम ब्रेकियल और फीमोरल करते हैं, और इन्फेंट जो एडल्ट होते हैं उनमें कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। तो आपको एडल्ट का भी ध्यान रखना है, एडल्ट में कौन सी पल्स पाल्पेट की जाती है कार्डियक फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। तो इन्फेंट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ब्रेकियल पल्स, और अगर आपसे एडल्ट का पूछा जाए तो उसका आंसर होगा कैरोटिड पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन विथ क्लिनिकल सस्पिशन। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें बैग एंड मास्क जो वेंटिलेशन होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ऑप्शन ए है बोर्न टू डायबिटिक मदर, ऑप्शन बी है न्यूमोथोरेक्स, ऑप्शन सी है डायबिटिक हर्निया, एंड ऑप्शन डी है इंट्राक्रैनियल हेमरेज। तो हम बात करें कि जो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन होता है वो 2 कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है। एक कंडीशन है कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया, एक तो है कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया, और एक होती है मेकोनियम स्टैंड लिक्वर। कोई भी अगर इन्फेंट
इन्फेंट बोर्न विथ मिकोनियम, अगर मिकोनियम स्टैंड अम्नियोटिक फ्लूइड निकला है जब भी बेबी का डिलीवरी हुई है, उन कंडीशन में हम बैग एंड मास्क वेंटिलेशन को अवॉइड करते हैं। और एक कंजेनाइटल हार्निया की कंडीशन में बात करें, कंजेनाइटल हार्निया की कंडीशन में क्यों अवॉइड करते हैं, तो कंजेनाइटल हार्निया की कंडीशन में हम कंजेनाइटल डायफ्रेक्टिक हार्निया की कंडीशन में हम कॉन्ट्राइंडिकेट होता है BMW, क्योंकि इसमें रिस्क होता है, रिस्क ऑफ इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर, रिस्क ऑफ इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने के बाद में रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज़ होगी, और क्योंकि डायफ्रेगमेटिक हार्निया और ज़्यादा सीवियर हो सकता है इस कंडीशन में, इसीलिए हम डायफ्रेगमेटिक अगर हार्निया है कंजेनाइटल तो उसमें बैग एंड मास्क वेंटिलेशन को अवॉइड करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है, अगर इन्फेंट मिकोनियम स्टैंड लिक्वर के साथ बोर्न हुआ है तो उस कंडीशन में भी हम बैग एंड मास्क वेंटिलेशन अवॉइड करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 की देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट शुड बी द साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब। आपको साइज बतानी है ET ट्यूब की फॉर ए न्यू बोर्न वेटिंग, जिनका वेट है 1000 से 2000 ग्राम। अगर किसी भी इन्फेंट का वेट 1000 से 2000 ग्राम है तो उसमें आप कितने साइज़ की एंडोट्रेकियल ट्यूब काम में लोगे, ये आपसे पूछा है। तो एक बार आपको ध्यान देना है कि जो भी हम ET ट्यूब काम में लेते हैं, सबसे पहले बात करें तो हमें इन्फेंट में अनकप्ड ET ट्यूब काम में लेनी होती है, अनकप्ड ET ट्यूब काम में लेते हैं। और बात करें क्योंकि इन्वेजिव वेंटिलेशन होगा तो वहाँ हम मिलर ब्लेड काम में लेंगे, जो लेरिंगोस्कोप लेंगे। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा लेरिंगोस्कोप हम यूज़ लेते हैं, तो लेरिंगोस्कोप की बात याद रखना आपको, लेरिंगोस्कोप तो आपको मिलर ब्लेड काम में लेनी है। मैकिन्टॉश एडल्ट्स में लेते हैं, मिलर न्यूनेट और चिल्ड्रन में लेते हैं मिलर ब्लेड आपको काम में लेनी है लेरिंगोस्कोप की। अब बात करें जो साइज ऑफ ट्यूब है, साइज ऑफ ET ट्यूब, साइज ऑफ ET ट्यूब डिपेंड करती है गेस्टेशनल एज और वेट के ऊपर, डिपेंड अपॉन गेस्टेशनल एज एंड वेट ऑफ इन्फेंट। वेट ऑफ इन्फेंट और गेस्टेशनल एज पे डिपेंड करती है साइज ऑफ ट्यूब। अब हम बात करते हैं कितने वेट पर कौन सी साइज की हम ET ट्यूब काम लेते हैं। यहाँ वेट देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे साइज ऑफ ET ट्यूब और यहाँ देखेंगे गेस्टेशनल एज। सबसे पहले बात करें, अगर कोई भी न्यूबॉर्न है उसका वेट 1000 ग्राम से कम है तो उनमें हम 2.5 mm की ET ट्यूब काम में लेते हैं। और इनकी गेस्टेशनल एज होगी, अगर गेस्टेशनल एज 28 वीक से कम है तो उनमें भी हम 2.5 mm की ET ट्यूब काम में लेते हैं। बात करें सेकंड क्राइटेरिया, अगर वेट 1000 से 2000 ग्राम है तो उनमें हम 3.0 mm की ET ट्यूब काम में लेते हैं। और अगर किसी की गेस्टेशनल एज 28 से 34 वीक है तो उनमें भी हम 3 mm की ट्यूब काम में लेते हैं। इसके अलावा बात करें, अगर वेट 2000 से 3000 ग्राम है तो उनमें हम 3.5 mm की ET ट्यूब काम में लेते हैं। और अगर गेस्टेशनल एज 34 से 38 वीक है तो उनमें भी हम 3.5 mm की ET ट्यूब काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करें, अगर वेट
3000 ग्राम से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम 4 mm की ईटी ट्यूब काम लेते हैं। और अगर गेस्टेशनल एज 38 वीक से ज़्यादा है तब भी हम 4 mm की ईटी ट्यूब काम में लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं, ये तो हमने देखे साइज के क्राइटेरिया, और हम देखें लेंथ, कितनी लेंथ हमें इंसर्ट करनी होती है उसकी बात करें। लेंथ ऑफ इंसर्शन, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट डाटा है ये। और साइज़ के बारे में हर बार क्वेश्चन आता है तो आपको साइज़ का जो भी बताया है वो याद रखना है पूरा। लेंथ ऑफ इंसर्शन की बात करें तो लेंथ ऑफ इंसर्शन आपको मेज़र करना है 6 सेंटीमीटर, प्लस आपको वेट कर देना है केजी में, प्लस में वेट इन केजी। जो भी न्यूबॉर्न है उसका केजी में कितना वेट है वो आपको प्लस कर देना है 6 में, उतना जो भी वैल्यू आएगी वो ही आपको इंसर्ट करनी है। जैसे मान लो 6 सेंटीमीटर प्लस अगर 2 केजी का बेबी है तो 2, तो 6 and 2 8, आपको 8 सेंटीमीटर इंसर्ट करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है लेंथ ऑफ इंसर्शन। एंड जो ये क्राइटेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आपको बताया है, वेट एंड गेस्टेशनल एज पर ईटी ट्यूब की साइज़ क्या होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है ये सभी, तो इनको याद रखना है। अगर वेट 1000 से 2000 पूछा है हमें तो उसका आंसर होगा, अपना क्वेश्चन तो ये था कि एक इन्फेंट है, एक न्यूबॉर्न है जिसका वेट 1000 से 2000 ग्राम है, तो उसमें हम कितने साइज़ की ईटी ट्यूब इंसर्ट करेंगे, तो उसका आंसर होगा 3 mm, जो अपना क्वेश्चन था। उसकी अब बात करें, अपने क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 3 mm, ऑप्शन बी 3 mm, क्योंकि यहाँ वेट दे रखा था 1000 से 2000 ग्राम, और यहीं अगर इसकी जगह आपके पास होती गेस्टेशनल एज 28 से 34 वीक तो भी आंसर यहीं जाने वाला था। अगर 28 से 34 वीक गेस्टेशनल एज दे रखी होती और फिर आपसे साइज पूछते तो भी आंसर 3 mm ही जाता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन बी 3 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है, सिनेरियो बेस है, आपको क्लिनिकल बेस है तो ये याद रखना है आपको। क्लिनिकल बेस और प्रायोरिटी बेस क्वेश्चन ही नोट सेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर चेस्ट कंप्रेशन इन न्यूबॉर्न व्हेन 2 रेस्क्यूअर अवेलेबल। अगर 2 रेस्क्यूअर अवेलेबल है तो उस कंडीशन में कौन सी टेक्निक चेस्ट कंप्रेशन के लिए यूज़ लेते हैं। ऑप्शन ए है यूजिंग 2 फिंगर ऑन मिडल साइड ऑफ स्टर्नम। ऑप्शन बी है यूजिंग पाम ऑन लोअर साइड ऑफ स्टर्नम। ऑप्शन सी है यूजिंग 3 फिंगर ऑन लोअर साइड स्टर्नम। ऑप्शन डी है यूजिंग 2 थंब एनसर्कल मेथड ऑन लोअर स्टर्नम। तो बात करें कौन सी टेक्निक हम काम लेते हैं, कौन कौन सी टेक्निक होती है, तो चेस्ट कंप्रेशन की बात कर लेते हैं एक बार। चेस्ट कंप्रेशन, जब भी हम नियोनेट का रिसक्सिटेशन करते हैं तो उसमें जो क्राइटेरिया होता है TABC, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग और कंप्रेशन। तो हम कंप्रेशन जब भी करते हैं तो कंप्रेशन का जो क्राइटेरिया है वो हम देखेंगे। कंप्रेशन की बात करें तो इसमें मेथड बात करें कौन से मेथड हम यूज़ लेते हैं कंप्रेशन के लिए। 2 मेथड हम यूज़ लेते हैं, एक तो होता है 2 फिंगर मेथड और एक होता है 2 थंब मेथड, जिसे 2 थंब एनसर्कल मेथड भी बोलते हैं। ये मोर प्रिफरेबल होता है, ज़्यादा काम में ले जाता है 2 थंब। अगर 2 रेस्क्यूअर है तो हम 2 थंब लेते हैं, और अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो हम 2 फिंगर मोस्टली यूज़ लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से मेथड हम यूज़ लेते हैं। इसके अलावा बात करें इसमें लोकेशन की, कि कौन सी लोकेशन में हमें कंप्रेस करना है, चेस्ट कंप्रेशन कौन सी लोकेशन में देना है। लोकेशन ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन न्यूबॉर्न, तो आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम, लोअर 1/3 ऑफ
स्टर्नम, आपको मिडल ऑफ स्टर्नम नहीं देना है, अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम नहीं देना है, आपको 1/3 ऑफ लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम कंप्रेशन देना है। तो ये याद रखना है ये भी। इसके अलावा बात करें हम डेप्थ की कि कितनी डेप्थ आपको ध्यान रखनी है कि कंप्रेशन के टाइम कितनी डेप्थ होनी चाहिए इफ़ेक्टिव कंप्रेशन के लिए। तो इफ़ेक्टिव कंप्रेशन के लिए डेप्थ होनी चाहिए 1/2 to 3/4 इंच, 1/2 से 3/4 इंच ये डेप्थ होनी चाहिए फॉर इफेक्टिव कंप्रेशन इन न्यूबॉर्न। इसके अलावा बात करें नंबर ऑफ कंप्रेशन, आपको 1 मिनट में कितने कंप्रेशन देने हैं, तो आपको याद रखना है 90 कंप्रेशन पर मिनट, 90 कंप्रेशन पर मिनट देना है। और आपको याद रखना है चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशो इन न्यूबॉर्न, चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशो, तो ये याद रखना है चेस्ट कंप्रेशन 3:1 में आपको न्यूबॉर्न में देना है, 3 कंप्रेशन और 1 वेंटिलेशन ध्यान रखना है आपको। तो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, यहाँ पूरा कंप्रेशन के बारे में देख लिया है। तो अपना जो सही टेक्निक वो बतानी है। ऑप्शन ए है 2 फिंगर ऑन मिडल थर्ड ऑफ स्टर्नम, हम 2 फिंगर यूज़ लेते हैं लेकिन मिडल थर्ड ऑफ स्टर्नम में यूज़ नहीं लेते हैं। यूजिंग पाम ऑन लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम, पाम का यूज हम न्यूबॉर्न में नहीं लेते हैं। यूजिंग 3 फिंगर, ये भी रॉन्ग है क्योंकि 3 फिंगर हम यूज लेते ही नहीं, या तो 2 फिंगर लेते हैं या 2 थंब लेते हैं। यूजिंग 2 थंब एनसर्कल मेथड ऑन लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम, तो ये राइट आंसर होने वाला आपके पास। लोअर थर्ड स्टर्नम में आपको 2 थंब एनसर्कल मेथड यूज लेना है, 2 थंब से कंप्रेशन देते हैं और नीचे एनसर्कल टाइप में, मतलब पूरा क्लोज कर लेते हैं नीचे से फिंगर से, तो उसे हम एनसर्कल बोलते हैं। तो ये याद रखना है कि हम न्यूबॉर्न में 2 थंब एनसर्कल मेथड यूज लेते हैं कंप्रेशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डोज ऑफ एपिनेफ्रिन फॉर न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन। न्यूबॉर्न के रिसक्सिटेशन के लिए आपको एपिनेफ्रिन की डोज बतानी है, जो कि अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है और आने की ज़्यादातर संभावना बनी रहती है ऐसे क्वेश्चन की। तो आप इसको स्टार क्वेश्चन कर ले एक बार। तो बात करें हम ड्रग थेरेपी की, बात कर लेते हैं पूरी की कि हम कौन कौन से ड्रग्स यूज़ लेते हैं फॉर नियोनेटल रिसक्सिटेशन। ड्रग थेरेपी, ड्रग थेरेपी की बात करें तो हम सबसे पहले यूज़ लेते हैं इसमें एड्रेनालिन, या फिर इसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन। हम एड्रेनालिन यूज़ लेते हैं, और एड्रेनालिन की बात करें तो इसका रूट होता है, रूट आईवी होता है, आईवी रूट से हम एड्रेनालिन को देते हैं। इसके डाइल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूशन आपको याद रखना है। डाइल्यूशन की बात करें तो 1:10,000 के रेशो में हम इसे हम देते हैं। 1:10,000 के डाइल्यूशन में हम एपिनेफ्रिन को देते हैं, मतलब 1 ml आपको एडीआर लेना है एड्रेनालिन, और उसमें 9 ml एनएस लेना होता है। तो ये अपना हुआ 1:10,000 डाइल्यूशन और एपिनेफ्रिन, 1 ml एडीआर प्लस 9 ml एनएस लेना होता है। तो यहाँ देखा हमने कि उसका रूट क्या है आईवी, और डाइल्यूशन 1:10,000। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी डोज। अगर आप आईवी दे रहे हो तो डोज क्या होगी, और आप इंट्राट्रेकियल दे रहे हो तो डोज अलग होगी। तो आईवी देते हैं तब डोज होती है 0.01 to 0.03 mg/kg पर डोज। 0.1
0.012 टू 0.03 mg पर kg पर डोज देते हैं अगर IV देते हैं। और अगर बात करें ml में, तो ml में आपको याद रखना है 0.1 टू 0.3 ml पर kg पर डोज पर kg आपको देना है 0.1 टू 0.3 ml। ये आपकी डोज हुई अगर आप IV देते हो। mg में बात करें तो 0.01 से 0.03 mg पर kg पर डोज के हिसाब से। और अगर आप ml में लेते हो तो 0.1 टू 0.3 ml पर kg पर डोज के हिसाब से देते हो। नेक्स्ट बात करें अगर आप इंट्राट्रेकियल देते हो, इंट्राट्रेकियल क्योंकि ईटी ट्यूब लगी हुई है तो आप इंट्राट्रेकियल भी देते हो, तो इंट्राट्रेकियल की डोज भी आपको आनी चाहिए। तो इंट्राट्रेकियल की डोज की बात करें तो इंट्राट्रेकियल की डोज होती है 0.05 से 0.1 mg पर kg पर डोज। या फिर ml में बात करें तो 0.5 टू 1 ml पर kg पर डोज। इंट्राट्रेकियल में डोज ज़्यादा होती है कंपेयर टू IV, क्योंकि यहाँ हम इसको भी कम प्रीफर करते हैं इंट्राट्रेकियल को, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं होता, इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन नहीं होता इंट्राट्रेकियल में ड्रग्स का, इसीलिए हम इसको बहुत ही कम यूज़ लेते हैं। तो हमने बात की एपिनेफ्रिन की। एपिनेफ्रिन को हम कितनी डोज में देते हैं और कैसे कैसे देते हैं। इसके अलावा हम फ्लूइड भी देते हैं बोलस के रूप में, तो वो भी आपको याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि बोलस में आप कितना फ्लूइड दोगे। तो हम देंगे 10 ml पर kg के हिसाब से हम फ्लूइड डोज ऑफ एनएस होती है, एनएस को हम एडमिनिस्टर करते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन किस डोज में देते हैं, और फ्लूइड बोलस अगर हम देते हैं तो एनएस को प्रीफर देते हैं, और एनएस की डोज क्या होगी 10 ml पर kg के हिसाब से हम देते हैं। आपसे पूछ ले कि एनएस क्यों दिया जाता है, तो फ्लूइड एक्सपेंशन के लिए हम देते हैं। तो आपको याद रखना है ये एड्रेनालिन की डोज इंट्राट्रेकियल और IV दोनों, इसका डाइल्यूशन भी याद रखना है, कौन से रूट से देते हैं ये भी आपको देखना है। तो जो अपना क्वेश्चन था एपिनेफ्रिन की डोज, तो बात करिए ऑप्शन ए 0.1 टू 0.3 ml पर kg, ऑप्शन बी है 0.2 टू 0.5 ml पर kg, ऑप्शन 3 है 0.3 टू 0.5 ml पर kg, और 0.4 टू 0.6 ml पर kg। तो इसमें ऑप्शन ए इज़ राइट, क्योंकि अगर आपसे ml पूछा है तो ml में राइट आंसर होगा 0.1 टू 0.3 ml पर kg। अगर IV में पूछे आपसे, अगर mg में पूछे तो mg में आपको याद रखना है 0.01 से 0.03 mg पर kg पर डोज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कंप्रेशन डेप्थ फॉर न्यूबॉर्न चेस्ट कंप्रेशन। हमने अभी चेस्ट कंप्रेशन में देखा कि कितनी डेप्थ होती है, तो आपको वो याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ राइट होने वाला है, क्योंकि अभी आपने देखा है 5 इंच हम एडल्ट में यूज लेते हैं, और न्यूबॉर्न में हम 1/2 टू 3/4 इंच कंप्रेस करते हैं। चेस्ट कंप्रेशन जब भी हम करते हैं तो चेस्ट को कितने डेप्थ में कंप्रेस करते हैं, 1/2 टू 3/4 इंच। तो ये आपने पहले भी देख लिया था, वापस से क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, न्यूबॉर्न की केयर में भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान से देखना है। ड्यूरिंग नियोनेटल रिसक्सिटेशन व्हाट इज द ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ सिक्रेशन। आप नियोनेटल रिसक्सिटेशन कर रहे हो, उस टाइम में आपको सिक्रेशन को क्लियर करना है, तो आप कौन सा सीक्वेंस किस ऑर्डर में आप क्लियर करोगे। ऑप्शन ए है नेजल कैविटी फॉलोड बाय माउथ, मतलब आप नेजल कैविटी को पहले करोगे, उसके बाद में आप करोगे माउथ को। ऑप्शन बी है माउथ फर्स्ट फॉलोड बाय नेजल कैविटी,
माउथ को पहले करोगे, उसके बाद में आप नेजल कैविटी को करोगे। ऑप्शन सी है फेरिंग्स फॉलोड बाय माउथ, आप फेरिंग्स को पहले करोगे, उसके बाद में माउथ को करोगे। ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। तो इनमें से कौन सा होगा? तो बात करें हम, जब भी हम क्लियर करते हैं सिक्रेशन को नियोनेट में, तो सबसे पहले हमें क्लियर करना होता है माउथ। इसका रेशनल क्या है वो आपको देखना है, क्योंकि अगर आप नेजल कैविटी को पहले सिक्रेशन क्लियर करोगे तो इरिटेशन की वजह से वो माउथ के जितना भी सिक्रेशन है उसको एक्सपायरेट कर सकता है। जो भी न्यू बॉर्न है वो अगर आप उसमें नेजल कैविटी का सिक्रेशन पहले क्लियर करते हो तो वो माउथ के सिक्रेशन को एक्सपायरेट करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी रिस्क से बचने के लिए सबसे पहले माउथ के सिक्रेशन को क्लियर किया जाता है, उसके बाद में नेजल के सिक्रेशन को क्लियर किया जाता है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माउथ फर्स्ट फॉलोड बाय नेजल कैविटी। क्योंकि आप नेजल कैविटी में डालोगे तो वहाँ इरिटेशन होगा, और इरिटेशन की वजह से या तो कपिंग आएगी या फिर वो स्वालो कर लेगा, एक्सपायरेट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसी रिस्क से बचने के लिए सबसे पहले माउथ का सिक्रेशन को क्लियर करते हैं, उसके बाद में नेजल कैविटी के सिक्रेशन को क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक यूज्ड ड्यूरिंग एम्बू बैग वेंटिलेशन फॉर प्रिवेंट लीकेज ऑफ एयर। जब भी आप एम्बू बैग से वेंटिलेशन करते हो तो कौन सी टेक्निक यूज लेते हो उसको होल्ड करने के लिए, जिससे कि लीकेज ना हो एयर का। तो इसकी बात करें हम, ऑप्शन है आपके पास यूसी क्लैम्प टेक्निक, ऑप्शन बी है ई क्लैम्प टेक्निक, ऑप्शन सी है ईसी क्लैम्प टेक्निक, और ऑप्शन डी है यू क्लैम्प टेक्निक। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी हम एम्बू बैग से आप अगर वेंटिलेशन देते हो तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ हम ईसी क्लैम्प टेक्निक यूज लेते हैं। ईसी क्लैम्प टेक्निक यूज लेते हैं। क्यों लेते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। टू प्रिवेंट, सबसे पहले तो टू क्रिएट सील, उसको पैक करने के लिए, एंड टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ एयर, एंड टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ एयर। एयर को लीक होने से भी आप रोकते हो। आपको आपके थंब और आपकी इंडेक्स फिंगर है उससे आपको सी बनाना होता है, और जो आपके बाकी के 3 फिंगर है उससे आपको ई बनाकर उसको होल्ड करना होता है, जिससे कि वहाँ से एयर लीक ना हो और वहाँ सील भी क्रिएट हो सके। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। इसी क्लैम्प टेक्निक हम यूज़ लेते हैं। बात करें इसके अलावा, जब भी आप एम्बू बैग से वेंटिलेशन देते हो तो एम्बू बैग से वेंटिलेशन देने के टाइम पे जो फर्स्ट ब्रीथ होती है एम्बू बैग से, जब आप एम्बू बैग को कंप्रेस करते हो फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम आपको प्रेशर रखना है, फर्स्ट ब्रीथ प्रेशर। फर्स्ट ब्रीथ प्रेशर आपसे पूछे तो वो होगा 30 से 40 सेंटीमीटर S2। फर्स्ट ब्रीथ जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होता है, और उसके बाद में हम फर्स्ट ब्रीथ के बाद में कंटिन्यू रखेंगे 15 से 20 सेंटीमीटर S2 के प्रेशर के साथ कंटिन्यू हम कंप्रेशन देते जाएंगे, वेंटिलेशन देते जाएंगे थ्रू एम्बू बैग। तो ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे कि क्या कॉम्प्लिकेशन होता है मोस्ट कॉमनली, तो जो मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन होता है एम्बू बैग से तो वो होता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्योंकि अगर आप एम्बू बैग से वेंटिलेशन देते हो तो वहाँ जो एयर है वो स्टोमक में भी जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है। आपको एम्बू की फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम से पूछी गई है अब तक एम्बू, तो ये भी आपको याद रखनी है। आर्टिफिशियल
मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, ये एम्बू की फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है। तो जो अपना क्वेश्चन था वो हमने बात की कौन सी टेक्निक यूज लेते हैं, तो इसी क्लेम टेक्निक हम यूज लेते हैं ड्यूरिंग वेंटिलेशन टू एम्बू बैग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ TABC यूज्ड इन नियोनेटल रिसक्सिटेशन। हम जो सीक्वेंस यूज लेते हैं नियोनेटल रिसक्सिटेशन में TABC, उसका एक्सपेंशन क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है थर्मामीटर, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। ऑप्शन बी है टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, ब्रीथिंग, कंप्रेशन। ऑप्शन सी है टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। ऑप्शन डी है टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। तो यहाँ हम बात करें राइट आंसर की, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। तो जो यहाँ जो ऑप्शन सी एंड डी है उसमें मिस प्रिंट होकर एक ही हो गया है। तो आपको जो TABC का एक्सपेंशन याद रखना है वो याद रखना है। हम जब भी नियोनेटल में रिसक्सिटेशन करते हैं तो इसी सीक्वेंस में करते हैं T, A, B एंड C। अब इसका मतलब देखते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं, टेम्परेचर, T से टेम्परेचर। उसके बाद में एयरवे चेक करते हैं, एयरवे चेक करने के बाद ब्रीथिंग देते हैं और ब्रीथिंग के बाद हम कंप्रेशन देते हैं। तो आपको ये याद रखना है TABC, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग और कंप्रेशन। तो हमने चेस्ट कंप्रेशन भी देखा, ड्रग थेरेपी भी देखी और वेंटिलेशन भी देख लिया है यहाँ पे। तो वेंटिलेशन में हम एक बार देखते हैं, जो भी हम वेंटिलेशन देते हैं, ब्रीथिंग देते हैं, तो वो 2 मोड से देते हैं वेंटिलेशन। एक तो होता है इन्वेजिव, एक नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव तो हमने अभी देखा एम्बू बैग से जो देते हैं। और इन्वेजिव हम जो ET ट्यूब की बात करते हैं, लेरिंगोस्कोप की बात कर ली हमने, मिडल ब्लेड काम में लेते हैं, उसकी साइज 0 से 1 होती है। ET ट्यूब हम लगाते हैं तो ET ट्यूब की हमने बात कर ली, उसकी साइज़ देख ली और उससे होने वाला और उसकी लेटोम इंसर्शन देख लिया। एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, वो अभी बाकी है तो उसको देख लेते हैं एक बार। बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है इफेक्टिव प्रेशर वेंटिलेशन का, कि आप वेंटिलेशन दे रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि इफेक्टिव भी या फिर बेस्ट इफेक्टिव हम पॉजिटिव प्रेशर दे रहे हैं। तो उसके लिए अगर हार्ट रेट इम्प्रूव होती है, इम्प्रूविंग हार्ट रेट एक बेस्ट इंडिकेटर होता है फॉर इफेक्टिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। और आपने चेक किया और आपकी हार्ट रेट इम्प्रूविंग नहीं है तो आपको क्या करना है, करेक्टिव मेथड यूज़ लेना है। मतलब आपको एक निमोनिक याद रखना है, मिस्टर सोपा। अगर आप वेंटिलेशन दे रहे हो उसके बावजूद भी हार्ट रेट इम्प्रूव नहीं हो रही है तो आपको मिस्टर सोपा एक करेक्टिव निमोनिक है, उससे आपको याद रखना है। मिस्टर M से आपको याद रखना है मास्क को रिपोजिशन करना है। मतलब आपने या तो मास्क सही से नहीं पकड़ा है या आपकी टेक्निक सही नहीं है, एयर लीक हो रही है, तो मास्क को रिपोजिशन करके देखना है। उसके अलावा R से हैं रिपोजिशन ऑफ हेड, आपको पोजीशन ऑफ हेड भी सही करनी है, कहीं उसका एयरवे ब्लॉक नहीं हो रहा हो, ये भी आपको चेक करना है। इसके अलावा बात देखनी है आपको S से सक्सनिंग से, मतलब अगर कोई सिक्रेशन इकट्ठा हो रहा हो एयरवे में तो इसकी वजह से भी वेंटिलेशन इफेक्टिव नहीं होगा। तो आपको अगर सिक्रेशन है तो सक्सनिंग करनी है। O से आपको करना है ओपन द माउथ एंड प्रोवाइड वेंटिलेशन। अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो आपको माउथ को ओपन करना है, ओपन द माउथ एंड वेंटिलेशन, माउथ को ओपन करके वेंटिलेशन देना है। इसके अलावा बात करें
अगर इसके बाद में भी आपको प्रेशर इंक्रीज़ करके देखना है, इंक्रीज प्रेशर, और फिर अगर फिर भी नहीं हो रहा तो अल्टरनेट एयरवे आपको यूज़ लेना है। कोई दूसरा एयरवे, मतलब या तो ईटी ट्यूब लगा के देखनी है आपको, ईटी ट्यूब से फिर वेंटिलेशन देना है। तो हमने देखा ये वेंटिलेशन के बारे में पूरा देख लिया है यहाँ पे। और मोस्ट प्रिफरेबल मेथड क्या होता है ईटी ट्यूब के प्लेसमेंट को चेक करने के लिए, तो वो आपको याद रखना है कैप्नोग्राफी। मतलब ईटी ट्यूब सही जगह प्लेस हुई है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम कैप्नोग्राफी का यूज़ लेते हैं। ये भी आपको याद रखना है, कैप्नोग्राफी। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 था, इसका हमने पूरा देखा यहाँ पे वेंटिलेशन के बारे में जितना भी था, और TABC भी हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। तो ऑप्शन जो सी, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, तो ऑप्शन सी और डी जैसे सेम जैसे दिख रहे हैं, सेम ही है। इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक वजह से दोनों ऑप्शन सेम है। तो आपको याद रखना है टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। तो ऑप्शन सी एंड डी राइट होगा इसमें। तो आपको ऑप्शन पे ध्यान नहीं देके आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। टेम्परेचर होता है, एयरवे होता है, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ये 4 कंपोनेंट होते हैं TABC में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।